अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से आपके सामने मौजूद हैं। हम चैप्टर 1 केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1 इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे अब हम, और कंसाइज वे में आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। होप सो यू विल एंजॉय द लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो सिलेबस होगा वो सेलेक्टेड सिलेबस जो है उसके मुताबिक होगा। चलें वन बाय वन करते हैं हम। चैप्टर 1 जी बच्चों, चैप्टर 1 में हम सबसे पहले देखेंगे आइसोटोप्स किसे कहते हैं। लेट्स सी हियर आइसोटोप्स। जी बच्चों, आइसोटोप्स अगर हम देखें, हम कहते हैं कि दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन इनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक होगी बात। ये आपकी आ गई आइसोटोप्स की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप है। एक होता है कार्बन 612 होता है बेटे, एक होता है कार्बन 613 होता है और एक होता है कार्बन 614। अब इसमें जो 6 है इट्स अ एटॉमिक नंबर। जी बच्चों, ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। और इसमें ये जो 12 है, 13 है और ये 14 है, दीज आर द मास नंबर। ये बेटे क्या है हमारे पास, मास नंबर। क्लियर होगी बात ये। सो आइसोटोप्स को हमने बात किया, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिस तरह अभी हमने बात की कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और एक का मास नंबर होता है 12, एक का मास नंबर होता है 13, एक का मास नंबर होता है 14। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगर चेक कीजिएगा, इसमें सबसे पहले तीनों आइसोटोप में हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देख सकते हैं एटॉमिक नंबर चूंकि सबका सेम है, इससे प्रोटॉन्स की तादाद भी बेटे क्या होगी, सेम होगी। सो प्रोटॉन की तादाद को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो C612 में प्रोटॉन कितने, 6। C613 में भी प्रोटॉन 6 और C614 में भी प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो बेटे वो भी कितने होंगे, 6, 6 और 6। और न्यूट्रॉन की तादाद बेटे हम किस तरह निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने होंगे, 12 में से 6 माइनस कर दें तो बाकी कितने आ जाएंगे, 6। 13 में से 6 माइनस कर दें बाकी आ जाएंगे 7। 14 में से 6 माइनस कर दें बाकी आ जाएंगे 8। तो इसका मतलब भला क्या हुआ कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनमें प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, डिफरेंट है। क्लियर होगी बात ये। तो आइए देखते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पेपर में आता है। जी बच्चों, आइसोटोप्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये आता है कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वाई the chemical properties of isotopes of an elements are same but their physical properties are different। तो बड़ा आसान जवाब। बड़े ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटोप्स के पुत्र, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये बेटे डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ये किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप सिंपली क्या बोल लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, सेम है, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। तो ये अंडरस्टूड बात है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। जबकि बेटे जब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये बेटे किस पे डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या आप क्या कह लें, मास नंबर। किस पे डिपेंड कर रही है, मास नंबर। तो आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनके मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, या उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी।
क्लियर होगी बात ये? तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस अंदाज के साथ भी आता है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो बड़ा आसान जवाब आपने कहना है कि एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, as all the isotopes of an element have same number of electrons or same electronic configuration, so definitely they will have same chemical properties. जबकि physical properties जो होती हैं, physical properties of isotope actually depends upon the mass number or number of neutron, as all the isotopes of an element have different number of neutron or different mass number, so definitely they will have a different physical properties. clear होगी बात ये जी बच्चों? उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा कि आइसोटोप्स के बाद के रिलेटिव अबंडेंस किसे कहते हैं? रिलेटिव अबंडेंस किसे कहते हैं जी बच्चों? रिलेटिव अबंडेंस को बेटे परसेंटेज अबंडेंस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ नेचुरल अबंडेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोटोपिक अबंडेंस। और इट ऐसा कितने बड़े नाम, इसके तो काफ़ी ज़्यादा नाम है। चाहे तो इसे रिलेटिव अबंडेंस कह लें, चाहे तो परसेंटेज अबंडेंस कह लें, चाहे तो नेचुरल अबंडेंस कह लें, चाहे तो आइसोटॉपिक अबंडेंस कह लें। लेट्स सी ही ये किसे कहते हैं बेटे। हम बात कर लेते हैं नियॉन की। नियॉन के बेटे कितने आइसोटोप हैं? 3। एक होता है बेटे नियॉन 1020, एक होता है नियॉन 1021, एक होता है नियॉन 1022। ठीक है बच्चों? और इसी तरह बोरोमीन जो है उसके 2 आइसोटोप हैं, एक बोरोमीन 3579 है और एक बोरोमीन 3581 है। एक है जी बोरोमीन 3579 है और एक है बोरोमीन 3581 है। ठीक होगी बात ये? सवाल ये उठता है कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं क्या इनकी मिकदारें बराबर पाई जाती हैं उस एलिमेंट के अंदर या डिफरेंट होती हैं? तो जवाब होगा कि एक एलिमेंट के जो आइसोटोप की मिकदारें या परसेंटेज होती है वो फ्लक्चुएट करती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। लेट्स सी हियर कि जब कभी मैं नियॉन का एलिमेंट कलेक्ट करूंगा उसमें हमेशा नियॉन जो 1020 है इसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होगी। वो भला कितनी होती है? परसेंटेज में देखें तो 90.92%। और उसमें हमेशा नियॉन 1021 जो होता है वो बेटे होता है 0.257%। और उसमें जो नियॉन 1022 होता है पुत्र वो होता है 8.82%। ठीक है? नियॉन आप पाकिस्तान से कलेक्ट कर लें, अमेरिका से कलेक्ट कर लें या किसी और कंट्री से कलेक्ट कर लें, तो जब नियॉन के प्योर सैंपल का मुताला करेंगे उसमें ये 3 ही आइसोटोप पाए जाएंगे। उसमें 1020 90.92% होएगा, उसमें 1021 0.257% होएगा और 1022 8.82% होएगा। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंटेज है, दिस परसेंटेज इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस या आइसोटोपिक अबंडेंस। ठीक होगी बात ये? इसी तरह बोरोमीन 3579 और एक बोरोमीन 3581, ये 2 आइसोटोप किसके हैं? बोरोमीन के। तो जहां कहीं से भी बोरोमीन कलेक्ट करेंगे इसमें कि इसके ये 2 आइसोटोप्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। जो बोरोमीन 3579 है पुत्र ये कितने परसेंट होता है? 50.54% होएगा और बोरोमीन 3581 होएगा 49.46%। जहां से मर्जी बोरोमीन कलेक्ट कर लो ये परसेंटेज यही रहेगी। और इस परसेंटेज को पुत्र हम क्या बोल देते हैं? रिलेटिव अबंडेंस। सो रिलेटिव अबंडेंस भला क्या होएगा? इट इज द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इन द मिक्सचर ऑफ ऑल आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है? एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स का मिक्सचर है उसमें किसी भी एक आइसोटोप की परसेंटेज जो है उसे हम क्या कह देंगे? रिलेटिव अबंडेंस। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। इसको बेटे डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं? द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप in a mixture of all isotopes of an element that is called relative abundance। उसे relative abundance कह लें, percentage abundance कह लें, natural abundance कह लें या isotopic abundance कह लें। क्लियर? बट जब भी नियॉन लेंगे दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ नियॉन 1020, 1021, नियॉन 1022। तो इस मिक्सचर में किसी भी एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है इस मिक्सचर के दूसरे आइसोटोप के मुकाबले में दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है बच्चों?
अब ये जो रिलेटिव अबंडेंस है ना, इससे हमें किसी भी आइसोटोप की मिकदार का पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर आइसोटोप एक पर्टिकुलर एलिमेंट में कितनी मिकदार में, कितनी परसेंटेज में मौजूद है। क्लियर होगी बात ये बेटे। अब तक जो नाउन आइसोटोप हैं वो 580 नाउन आइसोटोप्स हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप देखें वो तकरीबन कितनी है, 580। और उनमें से अगर देखे जाएं 580 में से जो 280 हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग, दे आर नेचुरली अकरिंग। और बेटे उसमें से जो 300 हैं दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, वो अनस्टेबल हैं। वो क्या पुत्र, अनस्टेबल भी हैं और रेडियो एक्टिव भी हैं आइसोटोप्स, ठीक है, जिनको प्रोड्यूस किया गया बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसमें एक एलिमेंट जो पहले से रेडियो एक्टिव नहीं होता उसमें हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर कर उसे रेडियो एक्टिव बना देते हैं। ये उसके नतीजे में मर्ज़ वजूद में आए हैं ये वाले आइसोटोप्स, ठीक है। जो 280 कुदरती तौर पर आइसोटोप पाए जाते हैं, इसमें बेटे जो 40 आइसोटोप हैं वो रेडियो एक्टिव है। तो कीप इन माइंड कि अगर कोई आइसोटोप रेडियो एक्टिव है इसका मतलब वो अनस्टेबल है। अगर 40 रेडियो एक्टिव हैं तो 240 क्या होंगे, ऑफ कोर्स 240 उसमें से नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। क्लियर होगी बात ये जी बच्चों। ये आउट ऑफ 280 या आउट ऑफ 240 कर लें, इसमें से जो 154 आइसोटोप्स हैं इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, इवन होता है। आउट ऑफ 280 154 isotopes have even atomic number and even mass number, even mass number। क्लियर होगी बात ये जी। ये हमारे पास क्या थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि वो वाले आइसोटोप जिनका मास नंबर 4 का मल्टीपल है दे यूजुअली फॉर्म द 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, दे आर मोर अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनमें बेटे आ जाता है कार्बन, इसका मास जो है 4 का मल्टीपल है, कार्बन आ जाएगा इसमें। इसमें बेटे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम, इसका मास भी क्या है 4 का मल्टीपल है। फिर इसके बाद हमारे पास बेटे आ जाएगा सिलिकॉन, इसका मास भी क्या है 4 का मल्टीपल है। फिर बेटे हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम, इसका मास भी 4 का मल्टीपल है। आयरन, इसका मास भी 4 का मल्टीपल। और दीज एलिमेंट whose mass number is the multiple of 4 they are more abundant in the earth crust and they estimatedly अगर हम बात करें तो they form the 50% of the earth crust। ठीक होगी बात ये बेटे थोड़ा सा कंसाइज लेक्चर था। डिटेल लेक्चर्स हमारे पाक गैरिजन के चैनल पे मौजूद हैं तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है तो पुत्र ले लें, फिर हम क्या करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, डन। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं जी बच्चे? ये हम कहते हैं कि एक एलिमेंट के एटम का वो मास जिसका कंपैरिजन, जिसका मुआवजना हमने किया हुआ है कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, ठीक है। The mass of an atom of an element as compared to the 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। ठीक होगी बात की? That is called as the relative atomic mass। So the mass
of an atom of an element as compared to the one by 12 of mass of an atom of carbon 12, that is called relative atomic mass। ठीक है बच्चों, कि एक एलिमेंट के एटम का वो मास जिसे कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कंपेयर किया हो, उसे हम क्या कह देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। जी बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमें बताता है कि एक एलिमेंट के एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कितना टाइम हैवियर है। ठीक है, इट टेल्स अस दैट द मास ऑफ एन एटम इज हाउ मच हैवियर देन द 1 by 12 of the mass of an atom of carbon 12। Let's see here, स्केल के मुताबिक हाइड्रोजन जो है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1.00 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। स्केल के मुताबिक ऑक्सीजन जो है इसका मास होता है 15.99 AMU। स्केल के मुताबिक कार्बन का बताते खुद मास कितना होएगा, 12.00 AMU। अब ये चीज़ हमें बता रही है कि ये हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है ये कार्बन 12 के एक एटम के मास के जो 12th पार्ट है उससे कितना टाइम हैवियर है, 1.008। ऑक्सीजन कितने टाइम हैवियर है, 15.99, और कार्बन कितने टाइम हैवियर है, 12.00 AMU। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। व्हाई डू वी यूज relative atomic mass unit scale। हम relative atomic mass unit scale क्यों इस्तेमाल करते हैं? बड़ा आसान जवाब। आप कहेंगे कि एटम्स के जो masses हैं ये बहुत कम होते हैं। Masses of atoms are extremely small. We don't have any balance to weigh such an extremely small masses, therefore we use relative atomic mass unit scale। ठीक है, एटम के मैसेज बहुत थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर तराजू नहीं है कि हम इतने कम मैसेज का मालूम कर सकें। इससे फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हमने मूव करना है एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। एवरेज एटॉमिक मास ये क्या होता है? जी बच्चों, इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। बेटे, जब कभी आपसे नियॉन का पीरियोडिक टेबल में मास लिखा होगा, वो कितना लिखा होता है, 20.18 AMU, राइट। और हाइड्रोजन का अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट मास, वो 1.008 AMU लिखा जाता है। अब ऐसा क्यों है? हालांकि आपको पता है नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, है ना। नियॉन के पुत्र 3 आइसोटोप हैं, एक है 1020 और एक है बेटे 1021, एक है 1022, ऐसा ही है। और हाइड्रोजन के भी बेटे 3 आइसोटोप हैं, एक है 11, एक है 12 और एक है 13। आप देख सकते हैं नियॉन का एक भी एटम ऐसा नहीं है जिसका एग्जैक्ट मास कितने 20.18 AMU। हाइड्रोजन का एक भी एटम ऐसा नहीं है जिसका मास कितना 1.008 AMU। लेकिन फिर भी आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे नियॉन का मास ये लिखा होगा, हाइड्रोजन का ये लिखा होगा और ऑक्सीजन का 15.99 AMU लिखा होगा। अब ऐसा क्यों है बेटे? दर हकीकत जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटम्स के जो मास लिखे होते हैं वो एक एटम का मास नहीं होता, वो उस एलिमेंट का एवरेज मास होता है। वो उस एलिमेंट का क्या होता है? एवरेज मास। तो एलिमेंट का जो एवरेज मास होता है वो डिपेंड किस पर करता है? 3 चीज़ों पर। उस एलिमेंट्स के आइसोटोप की तादाद पर, उन आइसोटोप की एग्जैक्ट मैसेज पर और उनकी रिलेटिव अबंडेंस पर। तो हम बात कर सकते हैं कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
डिपेंड्स अपॉन, जी बच्चों 3 चीजों पे डिपेंड करता है। और नंबर 1 उसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के आइसोटॉप की तादाद कितनी है, ठीक है पुत्र। और नंबर 2 ये किस पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। और बेटे नंबर 3 किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। ठीक है बच्चों, मैंने बात की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटम का जो मास लिखा होता है वो उनका किसी एक एटम का मास नहीं होता, वो उस एलिमेंट का एवरेज मास होता है जो डिपेंड करता है उस एलिमेंट के आइसोटॉप की तादाद पर, उन आइसोटॉप के एग्जैक्ट मैसेज पर और उनकी रिलेटिव अबंडेंस पर। अब सवाल ये उठता है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एवरेज एटॉमिक मैसेज। सो अगला पॉइंट हमारा आ गया, कैलकुलेशन कर लें या डिडक्शन कर लें, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से भी आ जाता है, डिडक्शन ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जी बच्चों डिस्कस करते हैं हम ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़े किसी एलिमेंट का जब एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि उसके जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनकी आइसोटॉपिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है उनकी रिलेटिव अबंडेंस से, फिर सबको आपने ऐड कर देना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। मैं लिख देता हूँ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लिख लें या फ्रैक्शनल लिख लें, एवरेज एटॉमिक मास of an element, for the calculation of average atomic mass of an element, multiply the isotopic mass of each isotope with its relative abundance। उसके बाद क्या करना है बच्चे, एड देम टूगेदर, उन सबको क्या कर देना, जमा कर देना एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है बच्चों, कि एक एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, उस एलिमेंट के हर आइसोटॉप की आइसोटॉपिक मास को मल्टीप्लाई करना है उसकी रिलेटिव अबंडेंस से, फिर सबको आपने ऐड करना है और फिर 100 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेट्स सी हियर, हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, नियोन के 3 आइसोटोप हैं। फॉर एग्जांपल, जी बच्चों नियोन के 3 आइसोटोप हैं, एक है नियोन 1020 है और बेटे एक क्या है, नियोन 1021 है और एक है नियोन 1022 है। और आपको पता है जो 1020 है इसकी परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 90.92%, राइट। और 1021 की 0.257%। और बेटे 1022 की परसेंटेज कितनी है, 8.82%। और आपको पता है ये 20, 21, 22 दीज आर द मास नंबर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है जी, ये सारा हमारे पास क्या है, रिलेटिव अबंडेंस, इसका भी और ये इसका। ठीक है, चलें अब हम कैलकुलेट करते हैं जी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। जी बच्चों ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो बड़ा आसान, हमने अभी बात की कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर आइसोटॉप की जो आइसोटॉपिक मास है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका रिलेटिव अबंडेंस से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव। दिस इज स्टेप नंबर 1 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मल्टीप्लाई द आइसोटॉपिक मास ऑफ ईच आइसोटॉप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस। तो 20 को बेटे मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 90.92 से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं
21 मल्टीप्लाई 0.257 और बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 22 मल्टीप्लाई 8.82। पहला स्टेप हो गया हमारे पास ये। मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस। उसके बाद क्या बेटे, ऐड देम टुगेदर, इन सबको क्या कर दें, ले जी जमा कर दिया हमने। उसके बाद क्या है जी, एंड डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दें, तो बड़ा आसान। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, तो पुत्र ये आ जाएगा आपके पास सारा कैलकुलेट करके 20.18 AMU, 20.18 AMU। जी क्लियर होगी बात के, ये इस तरह आपने करना है एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट। ओके अच्छा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ठीक है बेटे। एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ है, व्हाट आर आइसोटोप, हाउ डू यू डिड्यूस फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, हाउ डू यू डिड्यूस फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ देयर आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप की डेफिनेशन तो आप वैसे ही लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप, these are the atoms of same element which have same atomic number but different masses। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शन एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ डू यू डिड्यूस फ्रैक्शन एटॉमिक मास फ्रॉम देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। जी बच्चों, तो उसके लिए आपने छोटा सा पैरा अटैच कर देना है कि फॉर द डिडक्शन या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाई द आइसोटोपिक मास ऑफ ईच आइसोटोप विद इट्स रिलेटिव अबंडेंस एंड ऐड देम टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 100। फिर गिव टू एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एक एग्जांपल तो हमने कर ली है, एक एग्जांपल आपने खुद से कर लेनी है। दूसरी एग्जांपल आप ब्रोमीन की दे दें बेटे। ब्रोमीन आपको पता है 3579 होता है और 3581 होता है। जो 3579 होता है इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है, 50.54%। 3581 की कितनी होती है, 49.46। तो इसकी एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 79 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50.54 से और बेटे 81 को मल्टीप्लाई कर देंगे 49.46 से, फिर इनको प्लस कर 100 पे डिवाइड कर लेंगे। दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। जी बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लें ज़रा। क्लियर जी, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। आई एम गोइंग टू रिमूव। जी बच्चों, जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। जी मोल किसे कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जी बच्चों, मोल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये मेरे पास है जी सब्सटेंस, ठीक है, और ये मेरे पास है जी सब्सटेंस का मास, उसके पार्टिकल का मास क्या लें, ठीक है। ये उसमें पार्टिकल किस टाइप के होते हैं, सब्सटेंस आपको पता है काफ़ी टाइप का होता है ना। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सा जी। लेट करते हैं मेरे पास सबसे पहले जी मोलेकुलर सब्सटेंस। जी बच्चों, मोलेकुलर सब्सटेंस होएगा तो उसका पार्टिकल क्या होएगा, मॉलिक्यूल। मोलेकुलर सब्सटेंस का पार्टिकल क्या होएगा, मॉलिक्यूल, और उसकी मास क्या होएगी, मोलेकुलर मास। क्या होएगी, मोलेकुलर मास। ठीक है बच्चों। फिर सब्सटेंस मेरे पास बेटे हो सकता है नंबर 2 आयनिक कंपाउंड हो सकता है कोई। अगर सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है तो उसके पार्टिकल को बेटे आपने क्या कहना है, नेचुरल पार्टिकल, जो इसमें वो पूरे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी रिटेन करता है वो कहलाएगा फॉर्मूला यूनिट।
जी बच्चों, और उसके मैथ्स को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मैथ्स। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस, तीसरा सब्सटेंस हो सकता है हमारे पास आयनिक स्पीशी। अगर कोई आयनिक स्पीशी है तो बेटे उसका पार्टिकल क्या होएगा? आयन। उसका पार्टिकल क्या होएगा? आयन। और उसके मैथ्स को हम क्या कहेंगे? आयनिक मैथ्स। उसके मैथ्स को हम क्या कहेंगे? आयनिक मैथ्स। और बेटे चौथा हमारे पास है जी सब्सटेंस है जी एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो एलिमेंट है इसके पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटम। और बेटे इसके मैथ्स को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मैथ्स। इसके मैथ्स को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक मैथ। ठीक है बेटे, तो हम बात करेंगे मोलेकुलर मैथ्स की बात करेंगे। मोलेकुलर मैथ्स मोलेकुलर सब्सटेंस का, फॉर्मूला मैथ्स आयनिक कंपाउंड का, आयनिक मैथ्स आयनिक स्पीशी का, और एटॉमिक मैथ्स एलिमेंट का। और मोलेकुलर सब्सटेंस का जो पार्टिकल है छोटा वो मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड का जो पार्टिकल है वो फॉर्मूला यूनिट है, आयनिक स्पीशी का जो पार्टिकल है वो आयन है, एलिमेंट का जो पार्टिकल है वो एटम है। अब आ गया हमारे पास मोल। बेटे मोल ना एक कलेक्टिव नंबर का नाम है। जिस तरह कभी ज़िंदगी में आपने बाज़ार से परचेजिंग की होगी अंडों की, जब आप कहते हो 1 दर्जन अंडे दे दें तो वो आपको 20 अंडे दे देते होंगे, ऐसा है ना सर? 1 दर्जन अंडे में कितने अंडे दे देते हैं? 20। ओ सॉरी 20 नहीं, 12 अंडे देते हैं। जब भी आप जाते हो कहते 1 दर्जन अंडे दे दें, क्या आपको 20 देंगे, 10 देंगे? नहीं, हमेशा 12 ही देंगे। तो 1 दर्जन दुआने लेने हो तो 12 दुआने मिलेंगे। 1 दर्जन आपको माल्टे लेने हैं तो 12। यानी दर्जन एक नंबर है जो फिक्स्ड है, किसके लिए? 12 के लिए। ठीक है, वाओ ग्रेट, वसीम अकरम ने हैट्रिक कर दी, विकेट्स की हैट्रिक कर दी। तो जब कभी हैट्रिक का लफ्ज़ आएगा तो कंसेक्यूटिव 3 यानी 3 बोल्ड कर दिए, आउट कर दिए 3। और जब कभी हम बात करते हैं सेंचुरी, उसने 2 दिनों में आम खा खा के सेंचुरी कर ली। व्हाट इज मीन बाय दिस स्टेटमेंट? कि 2 दिनों में उसने 100 आम खा ली। यानी ये मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ जो कलेक्टिव एक नंबर को जाहिर कर रहा है। यानी दर्जन एटम होंगे तो 12 एटम होंगे, दर्जन मालिक्यूल होंगे तो 12 मालिक्यूल होंगे। सेंचुरी होगी आयनिक कंपाउंड की तो 100 फार्मूला यूनिट होंगे। ठीक है, और उसने अंडे खा के हैट्रिक कर ली, मतलब उसने 3 अंडे खाए। ठीक है, जिस तरह दर्जन का मतलब 12, हैट्रिक का मतलब 3, सेंचुरी का मतलब 100। इस तरह जब कभी मोल लफ्ज़ आए तो इसका मतलब एक नंबर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसको बेटे NA भी कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर। NA कह लें या 6.02 इंटू 10⁻23 कह लें मोल। यानी मैं कहता हूँ 1 मोल अंडे, तो वो कितने अंडे होंगे? ऑफ कोर्स 6.02 इंटू 10⁻23 अंडे या NA अंडे। 1 मोल दुआने तो कितने दुआने? ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23। यानी मोल का वर्ड जो है ये इस नंबर के साथ अटैच है। मैं कहता हूं 1 मोल आयनिक कंपाउंड, तो आप कहेंगे सर इससे मुराद है 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट। मैं कहता हूं 1 मोल एलिमेंट का है, तो आप कहेंगे सर इससे मुराद कितने पार्टिकल्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। मैं कहता हूं 1 मोल मोलेकुलर सब्सटेंस है, आप कहेंगे सर इससे मुराद क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होगा। ठीक होगी बात ये बेटे? तो अभी हम चेक करते हैं, अभी हमने मोल को डिफाइन करना है तो कैसे करें? जी बच्चों, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए हम छोटी छोटी बातें थोड़ी सी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट के एटॉमिक मास को। बेटे आपको पता है कार्बन कार्बन के एक एटम का मास एटॉमिक मास को कितना होता है? 12 AMU। ऐसा ही है, दिस इज द एटॉमिक मास। ये क्या जी? एटॉमिक मास। ओके, या आप कह लें दिस इज द mass of 1 atom of carbon। कितना है जी? 12 AMU। ओके, इसी तरह बेटे देखिएगा मेरे पास है जी वाटर की बात कर लेते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन का एक एटम 16, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास 2, 16 और 2 कितने हो गए? 18 AMU।
क्योंकि ये मोलेकुलर सब्सटेंस है तो ये कौन सा मास होगा, मोलेकुलर मास, या फिर आप कह लें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O 18 AMU। ओके, चलिए एक और बात देखते हैं। मेरे पास है जी NaCl। अब आपको पता है NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। एक सोडियम होता है 23 मास, एक क्लोरीन होता है 35.5 मास। 23 और 35.5 को सम करें तो कितना आ जाता है, 58.5 AMU। और ये मैस कौन सा होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसके मैस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मैस। ओके बच्चों, और यहां पर इसे बोल सकते हैं मैस ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो बेटे ये कितना आ जाएगा, 58.5 AMU। जी बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, मेरे पास ये एक आयनिक स्पीशी है SO4-2। बेटे एक सल्फर का मास कितना होता है, 32, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 का 64, और 64 में 32 ऐड करते तो 96, कितना आ गया, 96 AMU। और आपको पता है ये आयनिक स्पीशी है तो इट विल बी द आयनिक मैस। ये क्या होएगा, आयनिक मैस। यहां पे इसे क्या बोला जा सकता है, मैस ऑफ वन आयन ऑफ SO4-2। बेटे कितना, 96 AMU। ठीक है बच्चों, बेटे कीप इन माइंड हियर, ये हमारे पास था एटॉमिक मैस, राइट, ये हमारे पास है मोलेकुलर मैस, ये हमारे पास है फॉर्मूला मैस, ये हमारे पास है आयनिक मैस। जब इन मैसेज के साथ, एटॉमिक मैस के साथ, मोलेकुलर मैस के साथ, फॉर्मूला मैस के साथ या आयनिक मैस के साथ अगर यूनिट लगा होगा 1 AMU यूनिट लगा होगा, बेटे हमेशा बात याद रखनी है, वो उसके एक पार्टिकल का मास होगा। कितने पार्टिकल का, एक पार्टिकल। मसलन ये एक एटम का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक